नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है यूपीपीसीएस 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में परिवर्तन। मित्रों, इसके साथ ही साथ हम एक अचूक स्ट्रेटजी, एक अचूक रणनीति को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि पीसीएसजे 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। मित्रों, हम सिलेबस को या एग्ज़ाम पैटर्न के परिवर्तित स्वरूप को समझेंगे। उसके पहले हम एक मोटिवेशनल मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। मित्रों, जेरेमी बेंथम ने कहा है, रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज कंसिस्टेंसी। सभी मानव गुणों में सबसे दुर्लभ गुण निरंतरता है। निरंतरता के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो सिद्धि अवश्य से प्राप्त होती है और सफलता अवश्य मिलती है। मित्रों, इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो किसी काम को भय के कारण भयभीत होकर के शुरुआत ही नहीं करते हैं, और दूसरे वे जो किसी कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा पाते हैं, अर्थात वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो निरंतरता के साथ अपने कार्य को करते हैं और अंतिम परिणति तक उस कार्य को पहुंचाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, हमें तीसरे प्रकार के व्यक्तियों की तरह बनना है जो निरंतरता के साथ अपना काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, यूपीपीसीएसजे 2023 की सफलता, यूपीपीसीएसजे 2023 में सफल होना है, तो हमें अवश्य ही निरंतरता के साथ अपनी स्टडी करनी होगी। मित्रों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। मित्रों, यूपीपीसीएसजे 2023 जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएसजे का, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह 3 स्तरों पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है: प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो कि 150 अंकों का होता है, 150 अंकों का होता है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। ये जनरल नॉलेज का पेपर होता है। दूसरा पेपर लॉ का होता है, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं और 300 नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल नॉलेज के पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है, उससे 60 to 70% क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी में जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, रेलवे है, जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है, जो मिनरल्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर क्वेश्चंस पूछता है। तो मित्रों, हमको इनको ठीक से तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इन्वायरमेंट आज के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। इन्वायरमेंट को लेकर के भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको लेकर के हमको अवेयर रहना पड़ेगा। इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और जो बजट होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इकोनॉमी और बेसिकली इकोनॉमी को जो हम पढ़ेंगे तो बजट और आर्थिक सर्वे को के ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके हम स्टडी करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो एज अ जुडिशियल एस्पायरेंट आपको पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सतही स्तर के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेंसस अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंसस से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो यूपीपीसीएसजी का प्री का पेपर होता है जनरल नॉलेज का। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी तो आप लोगों ने संविधान पढ़ रखा होगा। जनरली इंडियन पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन आप टैकल कर जाएंगे। इंडियन पॉलिटी को भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बेसिक जीके में जो सामान्य सी स्टैटिक जीके होता है, इसको बेसिक जीके को हम स्टैटिक जीके की कैटेगरी में रख सकते हैं। मित्रों, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्ट में, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से लगभग 40% क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में, लगभग 40% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो यहाँ पर अगर 100 क्वेश्चन की बात की जा रही है तो 100 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो करंट अफेयर्स और कब तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करें, तो
जनरली लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स तैयार करना होता है और जो मेन इवेंट्स होते हैं वो पिछले 1 साल तक के कंप्लीट करने होते हैं। जनरल करंट अफेयर्स केवल 6 महीने तक का करना होता है और जो मेन इवेंट्स होते हैं, मेन इंसिडेंट होते हैं, कोई अपने आप में यूनिक इवेंट हो जाता है तो उस यूनिक इवेंट से संबंधित जानकारी हमको वो पिछले 1 साल तक की इकट्ठा करके रखनी होती है या पढ़नी होती है। इसके अलावा कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स होते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अगर हम लॉ के पेपर की बात करें तो लॉ के पेपर की जैसा हमने बताया 2 घंटे का पेपर, जनरल नॉलेज का भी पेपर 2 घंटे का होता है, लॉ का पेपर भी 2 घंटे का होता है। या वहाँ पर 2 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें हमको 300 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, 300 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को लेकर के अक्सर विद्यार्थियों में भय रहता है, वो ठीक से ज्यूरिस्प्रूडेंस को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो उनके रॉन्ग हो जाते हैं और उसमें वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, हमको ज्यूरिस्प्रूडेंस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं तो बेसिकली जो कोटेशंस होते हैं वहाँ से उठाते हैं और कोटेशंस में भी बहुत डीप जाकर के एग्जामिनर क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं, वो बहुत ही सतही स्तर के एक सामान्य ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसने पढ़ रखी होगी वह भी उन क्वेश्चन के आंसर ठीक से दे सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएन चार्टर और यूएनओ, इसके अलावा आईसीजे का जो चार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर कोई करंट ट्रीटी हुई, यूनेस्को ने किसी को धरोहर में शामिल किया, या इंटरनेशनल लॉ का कोई ऐसा टॉपिक जो कि करंट में चर्चा में रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लगभग 40% क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको ठीक से तैयार करने की आवश्यकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ फेमस टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित प्रावधान है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केस लॉ और कॉन्सेप्ट और सेक्शन दोनों पूछे जाते हैं। और सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें केस लॉज तो कम पूछे जाते हैं लेकिन प्रोविजंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट और प्रोविजंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडियन एविडेंस की बात करें तो केस लॉ और प्लस सेक्शंस कॉन्सेप्ट के साथ तीनों को पूछा जाता है। इंडियन पिनल कोड इलस्ट्रेशंस भी पूछे जा सकते हैं, केस लॉ भी होते हैं और इसमें जो है लीडिंग केस लॉज होते हैं और जो प्रोविजंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनता है। सीआरपीसी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीआरपीसी में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रोविजंस को लेकर के ही बनते हैं या कॉन्सेप्ट को लेकर के ही बनते हैं। और अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं इनको लेकर के, और प्लस जो डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज से निश्चित ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज और जो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो दिया गया है, जो बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो इंडिमिनिटी का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, एजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से यूपीपीसीएसजे के प्री एग्जाम में लॉ वाले पोर्शन में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे मेंस में जनरली अगर हम बात करें तो मेंस में एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता था, लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ एक हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर होगा। तो इस प्रकार से जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, 3 पेपर ये हो गए। और मित्रों, इसके साथ ही साथ 3 पेपर हमारे लॉ के हो गए। सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होगा, प्रोसीजरल लॉ का पेपर होगा, लोकल एंड रेवेन्यू लॉ के साथ पीनल लॉ, ये 3 पेपर लॉ के पेपर होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 6 पेपर मेंस में हमको देने होंगे 2023 के लिए। तो अगर हम पहले पेपर की बात करें जो जनरल नॉलेज का पेपर है, तो वही सेम टॉपिक्स जिनकी बात अभी हमने प्री के एग्ज़ाम के लिए की थी, वही सेम टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। यहाँ पर जो पेपर होगा मेंस एग्ज़ाम में वो 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में हमको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अभी कुछ रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ रिसेंट चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है जनरल नॉलेज के पेपर में, जैसे ट्रेडिशनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इंडियन इकोनॉमी का बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स है साइंस एंड टेक में जो इम्पोर्टेंट स्पेस को लेकर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, और करंट अफेयर्स या करंट नेशनल इश्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा मित्रों जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं कुछ स्पेसिफिक पर्सन को केंद्रित करते हुए, जैसे डिसेबल लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, सिटीजन्स हैं, या वोमेन एंड चिल्ड्रेन हैं, इनको केंद्रित करके जो लॉज काम कर रहे हैं उन लॉज को लेकर के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, तो यहाँ पर 1960 लिख गया है लेकिन वो 1961 का प्रोविजन है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम डीवी एक्ट के नाम से जानते हैं, 2005 का ये एक्ट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिडिशल एक्ट 2013, प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसको मैं तो सही कर लीजिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या इसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। ये कुछ नए अमेंडमेंट्स हैं, नई चीज़ें हैं जो जोड़ी गई हैं। मित्रों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ये नए रिसेंट ऐड ऑन किए गए हैं टॉपिक्स जो जनरल लॉ के जनरल नॉलेज के पेपर में। अगर मित्रों हम बात करें सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जो भी 3 घंटे का होगा। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जबकि जो जनरल नॉलेज जो कि जनरल नॉलेज का पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ये 100 मार्क्स का इंग्लिश का लैंग्वेज का जो पेपर होगा इसमें ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे किसी करंट टॉपिक को लेकर के या किसी करंट ऐसे टॉपिक को लेकर के इसे पूछा जाएगा जो लॉ से रिलेटेड होगा, जैसे करप्शन, जैसे चाइल्ड राइट्स, वोमेन राइट्स, या डिसेबल पर्सन की राइट्स, या मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट। ऐसे कुछ रिसेंट टॉपिक जो होंगे, रिसेंट डेवलपमेंट हुए होंगे, या क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, ऐसे करके कुछ रिसेंट टॉपिक होंगे, उन पे ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ऐसे लिखने के लिए पूछा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी जिसके लिए 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश तक आप परिवर्तित करना होगा, चेंज करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा, जिसको इस बार डिवाइड कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इंग्लिश पेपर ही 200 मार्क्स का होता था, लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को 2 पार्ट्स में कर दिया गया, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें भी वही सेम पैटर्न अपनाया गया है। निबंध होगा 50 अंक का, और सारांश लेखन होगा 30 अंक का। गद्यांश जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए होगा, इसके लिए भी 20 अंक दिए जाएंगे। मित्रों अगर हम मेंस के पेपर के अगले पेपर नंबर 4 की बात करें तो ये सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होता है, और इसमें बेसिकली अगर हम लॉज की बात करें तो सब्सटेंटिव लॉज से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, द लॉ ऑफ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी के संदर्भ में होगा, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, SRA जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट एक्ट। इसके अलावा हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब मित्रों इसमें से होता क्या है कि सारे जो लॉज हैं, सारे लॉज को हमको प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। हमको इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉज को तैयार करने की आवश्यकता होती है। अगर वो हमारे लॉज ठीक से तैयार हैं तो हम अच्छा स्कोर इस पेपर में, सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में कर सकते हैं। मेरा जैसा कि अनुभव है, मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो उसमें बेसिक स्ट्रेटजी इसी को फोकस करके मैंने बनाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका ठीक से तैयार हो, और कुछ मेजर एक्ट जो हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे इक्विटी का क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर कम नंबर मिलने की आशंका रहेगी। वहाँ पे इक्विटी इतना उसमें मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या हिंदू लॉ का या मोहम्मदन लॉ का कोई क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वहाँ आपको स्कोर करने की संभावना ज़्यादा मिलेगी। तो अगर ऑप्शनल करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथवा ये करिए या ये करिए, तो उसमें हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए जिसमें स्कोर ज़्यादा मिलता है। ये मित्रों स्ट्रेटेजी है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। मित्रों अगर हम पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ का पेपर होता है, जिसमें लॉ ऑफ एविडेंस
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये 3 जो हैं इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको प्लेन ड्राफ्ट करनी होती है, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना होता है, जजमेंट राइटिंग करनी होती है। ये तो क्वेश्चन आता है लगभग 60 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। इसके अलावा जो एविडेंस लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लेकर के भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स में केस को हम बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत ही रख सकते हैं। कुछ स्पेशल प्लीडिंग्स रूल्स होते हैं, उनको भी अगर हम ठीक से तैयार कर ले जाएंगे तो ये ऐसा पेपर है मित्रों, इसमें हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। और इसमें स्कोर मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, तो इसमें मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है। मित्रों, सबसे लास्ट पेपर की अगर हम बात करें तो ये सबसे लास्ट पेपर होता है पीनल, रेवेन्यू और लोकल लॉज का। इसमें भी पोर्शन डिवाइड कर दिया गया है। 50 मार्क्स जो है अलॉटेड है पीनल लॉज के लिए। पीनल लॉज की जब हम बात करते हैं तो मित्रों बेसिकली पीनल लॉज में हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 आता है, और 150 मार्क्स रेस्ट जो रेवेन्यू लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं, उनके लिए अलॉट किया गया है। इस बार यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972 विद उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी। इसके अलावा जो अभी नया अमेंडमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 का, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1916 ये तो पहले से ही भी चल रहा था, ये इस बार भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 ये भी पहले था, अभी भी है। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट चकबंदी अधिनियम पहले भी था, अभी भी है। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 ये पहले भी था और अभी भी है। तो हमको बेसिकली, और यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ने स्थान ले लिया है उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का। तो मित्रों, क्या हमको यूपी ZLRA पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? तो मित्रों कोई आवश्यकता नहीं है उसको पढ़ने की। हाँ, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और कंपैरेटिव राइटिंग करते हैं यूपी रेवेन्यू कोड के साथ मिल करके, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में। अगर हम लास्ट वाइबा की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका वाइबा होगा, और ये बेसिकली आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या पर्सनालिटी पे निर्भर करेगा। आपकी पर्सनालिटी को देख करके, आपकी प्रेजेंस को देख करके, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, या आपकी जो वे ऑफ आंसरिंग है उसको देख करके, या आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको देख करके इसमें आंसर दिए जाते हैं। जनरली इसमें आपका नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। मित्रों, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें अब, तो बेसिकली PCSJ को लेकर के हमको सबसे पहले अपने जो मेजर लॉज हैं उनको ठीक से तैयार करने की आवश्यकता है। एक बार मेजर लॉ पे हम ठीक ठाक उसको एक बार स्टडी कर लें, और जनरल नॉलेज को भी हमको ठीक साथ पढ़ना होगा। अगर इसको मेजर लॉज को हम ठीक से तैयार कर लेते हैं तो जो माइनर लॉज हैं उस पर हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है, जैसे हमने बताया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट या इंडियन पीनल कोड या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ या हिंदू लॉ या मोहम्मदन लॉ, तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से अगर इनको ठीक से आपने तैयार कर लिया तो 70 to 80% आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। रेस्ट 20% के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 20% में जैसे रेवेन्यू लॉज में रेवेन्यू कोड पे आपको ठीक से मेहनत करने की आवश्यकता है, कंसोलिडेशन एक्ट पे करने की आवश्यकता और पंचायती राज पे करने की आवश्यकता है, और टेनेंसी एक्ट में कुछ विशेष पोर्शन है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं लेटर के वीडियो में डिस्कस करूँगा। मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।